आली रे आली, तेरी शामत आली, ओ ओ ओ ओ, सिंघम सिंघम। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। हाँ, आज का टॉपिक रिडेम्पशन ऑफ, स्पेलिंग सही है ना, प्रेफरेंस शेयर्स। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। हाँ, इसका गेम ख़त्म करने वाला हूँ मैं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का। बीकॉम के लिए, सीए के लिए, इंटरमीडिएट के लिए, फाइनल के लिए, के ओ दी एंड होने वाला है इसका। ये तो मेरा हाथ थोड़ा सा तंग है डिजिटल पैड पे लिखने में, इसलिए मुझे दिक्कत हो जाती है, नहीं तो और जल्दी इसका काम ख़त्म होएगा। लाइबिलिटीज, एसेट्स, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओ 8% प्रेफरेंस शेयर्स, 10% प्रेफरेंस शेयर्स। क्या आपको पता है कि प्रेफरेंस शेयर्स को आप 20 साल से ज़्यादा के लिए इशू नहीं कर सकते हैं? यानी कि 20 साल के बाद या 20 साल से पहले, मतलब जैसे ही वो 20 ईयर्स पूरे हो जाएंगे या जितने समय के लिए आपने इशू करे, विच एवर इज़ अर्लियर, आपको ये पैसा लौटाना होता है, इसको रिडीम करना होता है। रिडीम करने का मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस देना होता है। अब सवाल ये है, ये तो रहा शेयर कैपिटल का हिस्सा, इसके नीचे आते हैं आपके क्रेडिटर्स, डिवेंचर होल्डर्स, बैंक का लोन, एटसेट्रा। तो आप मुझे बताइए कि ये जो शेयर कैपिटल है, ये एक तरह से इनका कुछ ना कुछ मालिकाना हक होता है कंपनी पे। हालांकि ओरिजिनली तो इक्विटी शेयर होल्डर्स ही मालिकाना हक रखते हैं, पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का भी अगर उनको डिविडेंड वगैरह नहीं मिलता तो कुछ ना कुछ उनका राइट आ जाता है, और एक तरह से वो शेयर कैपिटल में ही हम लोग दिखाते हैं। तो यानी कि ये हो गए कंपनी के नज़दीकी लोग, और ये हो गए कंपनी से थोड़े से दूरी रखने वाले लोग, यानी कि बाहर वाले, आउटसाइडर्स। मुझे एक बात बताइए कि आप बाहर वालों को पैसा ना दें, उनका यहाँ 20 लाख पड़ा है, 10 लाख पड़ा है, 5 लाख पड़ा है इनका पैसा, इनको पैसा ना दें और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम कर दें, तो क्या ये दुखी हो जाएंगे? क्या ये रोएंगे? क्या आप मुझे बताइए, ये रोएंगे? ये कहेंगे कि भाई देखिए, कंपनी के एसेट्स में आपके पास बहुत कुछ सामान यहाँ पड़ा है, जब आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा देंगे तो जाहिर सी बात है आपकी लाइबिलिटी कम होगी, तो कॉरस्पॉन्डिंग आपका बैंक अकाउंट से पैसा भी कम होगा। यानी कि जो हमने पैसा लगाया कंपनी के लिए, जिससे कंपनी को एसेट लेने थे या जो भी चीज़ें लेनी थी वो लिया भी होगा, पर हमारे पैसे देने से पहले उन्होंने बैंक अकाउंट से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों के पैसे दे दिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पैसे दे दिए। अब हमें पैसा देने के लिए कंपनी के पास पैसा कम होगा, यानी कि कंपनी ने हमें डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रख दिया। और ऐसा हमारा कंपनी लॉ कतई ही नहीं होने देगा कि आप शेयर होल्डर्स को पैसा पहले दे दें और बाहर वालों को पैसा आराम से बाद में दें, या उनका पैसा लेकर शेयर कैपिटल कम कर दें ताकि कंपनी डूबे तो इन्हें लॉस ना हो। इन्होंने तो अपनी शेयर कैपिटल का पैसा निकाल लिया, रिड्यूस कर ली कैपिटल, डूबे तो आपके जो है ये जो बाहर वालों का पैसा है वो डूबे, बैंकों का पैसा डूबे। होता यही है वाकई में, पर फिर भी कानून बना हुआ है और इसीलिए ऐसा करना सख्त मना है। इसके लिए जब आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करेंगे, लाइबिलिटीज, एसेट्स, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल,
यानी डिविडेंड की रेट 10% की है। जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा इनको 10% मिलेगा और इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड से पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड मिलेगा। ये इसका मतलब होता है, कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, 11th-12th में पढ़ा होगा। अब ये अगर आप रिडीम करना चाहते हैं तो इसके 2 मेथड यहाँ बताए गए हैं। पहला मेथड कहता है कि आप कैपिटल को कम कर रही हैं तो आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू इशू करें और उस न्यू इशू से बैंक में भी पैसा आएगा और आपकी शेयर कैपिटल भी उससे बढ़ जाएगी और फिर आप ये पुरानी वाली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रीपे कर दें। इससे क्या होगा, आपकी कैपिटल इंटैक्ट रहेगी, रीपेमेंट हो गई क्योंकि आपने नया इशू कर लिया, बैंक में पैसा आ गया और उस पैसे से पुराने वाले को रीपे कर दिया। साथ में जो आपके आउटसाइडर्स होंगे उनको कोई भी डिसएडवांटेज नहीं होगी। भाई नई कैपिटल से पैसा उठाया, उससे पुरानी कैपिटल पे कर दिया, तो जो पैसा था कंपनी में उतना ही रहा। तो ये है मेथड 1, यानी कि नई कैपिटल लाइए, चाहे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लाइए या इक्विटी शेयर कैपिटल लाइए और उससे पुराने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पे कर दीजिए। पहला मेथड। दूसरा, कंपनी कह रही है कि हमारे पास जो है बैलेंस शीट, नोट्स लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा वीडियो चलाकर लिख लीजिएगा। लायबिलिटीज, एसेट्स, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। या बार बार रेट क्यों चेंज करने, क्योंकि रेट कुछ भी हो सकती है, मैं हर एग्जांपल में अलग ले रहा हूं। पहला मेथड हमने कर लिया, आगे देखते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस भी यहाँ पर पड़े होंगे, जनरल रिजर्व, P&L बैलेंस, काफ़ी चीज़ें यहाँ पड़ी होगी। फ्री रिजर्व्स, बैंक में पैसा होगा, ओके, इन्वेंट्री होगा, डेटर होगा, ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होगा, इंटेंजिबल एसेट्स होंगे, इन्वेस्टमेंट्स होंगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा। समझने के लिए लिख लीजिए, एसेट में कुछ ना कुछ आ रहा होगा। इसके बाद जो है आपके कुछ नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होगी, करंट लाइबिलिटीज़ होगी, ऐसा कर कर आपकी बैलेंस शीट कुछ बनी होगी। पहला मेथड मैंने आपको बताया जिसमें आप एक नई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करते हैं जिससे आपकी शेयर कैपिटल बढ़ती है और कॉरस्पॉन्डिंगली आप इसको रिडीम कर देते हैं, इसको पे कर देते हैं, जिससे कि आपकी कैपिटल उतनी की उतनी ही रहती है जितनी पहले थी। साथ ही में जो बैंक में पैसा आता है उसी से पुरानी वाली कैपिटल रीपे होती है, तो आपको जो है एसेट साइड पर भी कुछ खास लॉस नहीं होता है, ठीक है ना। वैसा का वैसा आपकी बैलेंस शीट इंटैक्ट रहती है। दूसरा मेथड ये है जिसमें अगेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आपकी जो है कैपिटल इंटैक्ट रहनी चाहिए, पर कंपनी कह रही है कि हमारे पास पहले से इतना धन पड़ा हुआ है, हमने इतने प्रॉफिट्स कमा लिए हैं जो कैश में पड़े हुए हैं, बैंक में खूब सारा पैसा है कि हमें नई कैपिटल इशू करने की आवश्यकता नहीं है, हमें नहीं चाहिए और हम बस इनको रिडीम करना चाहते हैं। हमारे पास बहुत पैसा है और हम अपने डेटर वगैरह को, डिबेंचर होल्डर्स वगैरह को तो पैसा हम दे ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, खूब पैसा है कंपनी के पास, पैसे की धनी है कंपनी, लक्ष्मी माता का साक्षात कृपा बनी हुई है। तो उसके बाद जो है कंपनी कहती है कि चलो ठीक है, हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ऐसे ही रिडीम कर देंगे, बैंक अकाउंट कम कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी कम कर देंगे। बट यहाँ पर कैच ये है, कंपनी ऐसा तब कर सकती है जब उसके पास फ्री रिजर्व्स में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के जो फेस वैल्यू है उसके इक्विवेलेंट फ्री रिजर्व में अमाउंट पड़ा हो। अगर पड़ा है, मान लेते हैं 10 लाख है और यहाँ पर 5 लाख 12 लाख ऐसे पड़े हैं, फ्री रिजर्व में पैसा पड़ा है, जो कि जिसका मतलब है कि वो शेयर होल्डर्स को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं डिविडेंड की फॉर्म में, और बोनस शेयर वगैरह वो तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर कंपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के इक्विवेलेंट अगर फ्री रिजर्व पड़े हैं जो वैसे ही वो शेयर होल्डर को बांट सकते थे, वो उन्होंने नहीं बांटे,
तो वो इक्विवेलेंट अमाउंट फ्री रिजर्व से उठाकर एक दूसरे अकाउंट में डाल देंगे जिसको बोलते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी अब अपने फ्री रिजर्व को जो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती थी शेयर होल्डर्स को, वो अब उतने नहीं कर पाएगी जितना अमाउंट कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में डल गया है। करेक्ट। और दूसरी बात, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को सिर्फ यूज़ किया जा सकता है कैपिटल बढ़ाने के लिए, जैसा आपने बोनस इशू में किया था, बोनस शेयर्स में किया था। तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव यही है कि आपके पास खूब सारा पैसा है, फ्री रिजर्व्स पड़े हुए हैं आपके पास, उस केस में आप डायरेक्टली रिडीम कर सकते हैं, बट फ्री रिजर्व से जो है एक पोर्शन कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में डाल लें, जिसे आप कैपिटल बढ़ाने के लिए फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपने एक तरह से कैपिटल को इंटैक्ट रखा। दूसरा मेथड कहता है कि आप एक फ्रेश इशू कर लीजिए, नई कैपिटल ले आइए और उसके पैसे से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पे कर दीजिए, और जो नई कैपिटल आई है उससे डेफिनेटली कैपिटल बढ़ जाएगी, तो कैपिटल इंटैक्ट रहेगी। इन दोनों मेथड से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, और कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करें। कॉम्बिनेशन यूज़ करें, कॉम्बिनेशन का मतलब लिख दिया होगा कि आप कम से कम फ्रेश इशू करें, मतलब जितना ज़रूरत हो उतना ही आप नया इशू करें, फ्रेश इशू से पैसा मंगाएं कैपिटल को इंटैक्ट रखने के लिए। अदरवाइज अपने फ्री रिजर्व को ही यूज़ करें। फ्री रिजर्व आपके लाइबिलिटी साइड है और एसेट साइड पे डेफिनेटली बैंक आ रहा होगा, तो फ्री रिजर्व को यूज़ करें। बट फ्री रिजर्व आपके पूरे नहीं हो रहे, मान लेते हैं 20 लाख की कैपिटल रिडीम करनी है, फ्री रिजर्व आपके 8 लाख के हैं या मे बी 18 लाख के हैं, तो आप पाएंगे कि यार 2 लाख रुपए के लिए मुझे एक फ्रेश इशू निकालना पड़ेगा, और 18 लाख तो मैं अपने जनरल रिजर्व, PNL, इससे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में डाल दूंगा, जिससे कि कैपिटल बाद में बढ़ा देंगे, भले ही अभी ना बढ़ाएं। और 2 लाख से कैपिटल अभी बढ़ाएंगे, बैंक में और पैसा लाएंगे और इस 20 लाख को रिडीम कर देंगे। तो ये है फ्रेश इशू। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम कैसे करना है, और ऑब्जेक्टिव है कि हम कैपिटल को इंटैक्ट रखें, जिसके 2 मेथड गिवन हैं, तो अब जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को कर सकते हैं। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर्स, नो शेयर्स कैन बी रिडीम्ड एक्सेप्ट आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी और आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स मेड फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन। मैंने आपको दोनों मेथड बताए, वो यहाँ लिखे हैं। अगर प्रेफरेंस शेयर्स प्रॉफिट से रिडीम करे जाएंगे, यानी कंपनी पर लक्ष्मी माता की कृपा है, कंपनी बहुत धनी है, खूब सारा फ्री रिजर्व पड़ा है जो फ्री में वैसे भी वो बांट सकते हैं डिविडेंड की फॉर्म में, उस केस में वो उस पैसे को यूज़ करेंगे और अपने फ्री रिजर्व से कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में पैसा डालेंगे, यानी कि उसे ब्लॉक कर देंगे कि अब इस अमाउंट को आप फ्री में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। ये जो प्रॉफिट का पैसा पड़ा हुआ था फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेबल, इसे नहीं कर सकते हैं और कैपिटल बढ़ाने के लिए ही फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। द पर्पज ऑफ बोथ द ऑप्शंस गिवन अबव इज टू कीप द कैपिटल इंटैक्ट। ये लाइन मैंने लिखी है। देयर शुड बी रिडक्शन ऑफ कैपिटल, देयर शुड नॉट, अब टाइप किया है ना मैनुअली, देयर शुड नॉट बी रिडक्शन ऑफ कैपिटल विच मे पुट क्रेडिटर्स लेंडर्स इन अ डिसएडवांटेजियस पोजीशन। कैपिटल की रिडक्शन ऐसे नहीं होनी चाहिए जिससे कि आपका कंपनी का एसेट का आउटफ्लो हो जाए, कैपिटल कम हो जाए, शेयर होल्डर्स को पेमेंट हो जाए, बट आपके जो लेंडर्स हैं, बैंकर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं, वो डिसएडवांटेजियस पोजीशन में आ जाए कि हमारा पैसा कंपनी में लगा है, कंपनी की हालत खस्ता है, बहुत सारी कैपिटल की रीपेमेंट कर दी है, अब उसके बाद एसेट भी उतने नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं कंपनी डूबेगी, तो हमारा पैसा ही डूबेगा, कैपिटल वालों ने तो निकाल लिया। देयरफॉर आप जो है ये 2 मेथड फॉलो करते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोसीड विद द रिडेम्पशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि हमने बोनस शेयर्स में करा था कि आपके जब तक शेयर्स फुली पेड अप नहीं होंगे आप उन्हें बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली जब तक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फुली पेड अप नहीं होगी तब तक आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम नहीं कर सकते हैं। अगर आप पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स हैं, मान लेते हैं यहाँ पर 10 रुपये का प्रेफरेंस शेयर है और 8 रुपये पेड अप है, आप इसे रिडीम करना चाहते हैं तो पहले आप 2 रुपये की कॉल मंगाएंगे, इसे फुल्ली पेड अप करेंगे और फिर पूरा 10 रुपये के हिसाब से रिडीम कर देंगे, तो फुल्ली पेड अप बनाकर रिडीम किया जाएगा।
यहाँ तक की बात क्लियर है? तो बस करना कुछ नहीं है, जब भी आपको रिडीम करना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एक लाइबिलिटी साइड में आता है, क्रेडिट बैलेंस हुआ करता है उसका। रिडीम करना होगा तो उसको आप डेबिट करेंगे। अगर प्रेफरेंस शेयर्स प्रीमियम पर रिडीम हो रहे हैं, यानी कि 10 रुपये वाले शेयर 12 रुपये में रिडीम हो रहे हैं, तो 2 रुपये उनको एक्स्ट्रा हम जो दे रहे हैं उसे बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। वो आपका खर्चा है, उसको भी आप डेबिट करेंगे, खर्चा बुक करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जो बैलेंस पड़ा है उसको डेबिट करके ख़त्म करेंगे और सारा पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के नाम डाल देंगे। यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इतना मिलना चाहिए। अल्टीमेटली आप उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देंगे। सिंपल है, बीइंग अमाउंट पेड। ये आपका जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अकाउंट है, जो एक लाइबिलिटी अकाउंट है। भैया मुझे इन लोगों को इतना पैसा देना है, और फिर फाइनली आप उसको दे देते हैं, बैंक को कम कर देते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रीपे कर देते हैं, उसे ख़त्म कर देते हैं, क्रेडिट बैलेंस को डेबिट करके ज़ीरो कर देते हैं। तो ये जो है एंट्रियाँ होती हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि आपका 10 रुपये का शेयर है। अब 10 रुपये के फेस वैल्यू के शेयर को आप 12 रुपये पर रिडीम कर रहे हैं, तो 2 रुपये तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हो गया, एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं, कर दो यार, क्या दिक्कत है, आपका खर्चा हो गया 2 रुपये का एक्स्ट्रा, और क्या हुआ। पर ये जो आप फ्रेश इशू करते हैं या फिर आप कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में पैसा डालते हैं, वो फेस वैल्यू के इक्विवेलेंट डालते हैं कि भैया ये जो मेरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू है, ये मेरी इंटैक्ट रहनी चाहिए। तो उतनी अमाउंट का जो है पैसा मंगवाते हैं। फेस वैल्यू के बराबर का पैसा या तो आप नए इशू से मंगवाते हैं ताकि वो आपका कैपिटल इंटैक्ट रहे, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, या आप अपने प्रॉफिट्स को, रिजर्व्स को उससे कम करते हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में डालकर कम करते हैं। ठीक है जी। ये जो आपका प्रीमियम है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये आपका एक खर्चा है जिसको डेफिनेटली आप जनरल रिजर्व से या पीएनएल से राइट ऑफ कर देंगे। यानी खर्चे को, जो डेबिट बैलेंस खर्चे का आ रहा है उसे क्रेडिट कर देंगे, और जो पीएनएल या जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है, क्रेडिट ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट, डेबिट ज़्यादा होता है तो लॉस। पीएनएल आपने शायद करा होगा बचपन में, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ नेट प्रॉफिट लिखते हैं, डेबिट ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पर लॉस लिखते हैं। तो अगर उसमें प्रॉफिट है, उसमें अगर बैलेंस पड़ा हुआ है, क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है, तो उसे आप थोड़ा सा कम कर देंगे और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को, जो खर्चा है उसे आप पीएनएल में चार्ज कर देंगे, उसके बैलेंस से राइट ऑफ कर देंगे। तो ये आपका जो है पूरी की पूरी जो है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की जर्नल एंट्रीज होती है। मुझे मालूम है आप में से कई लोग सवाल पूछेंगे कि ये जो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना होता है उसकी एंट्री क्या होती है। तो उसकी एंट्री बहुत सिंपल है, जो भी आपके फ्री रिजर्व्स पड़े हुए हैं उसको कम कर दीजिए, और रिजर्व्स को कम करने का मतलब डेबिट कर दीजिए। क्यों? अब ये बताना पड़ेगा कि रिजर्व्स आपके लाइबिलिटी साइड आते हैं, और लाइबिलिटी में वही चीज़ें आती हैं जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है, एसेट में वो चीज़ें आती हैं जिनका डेबिट बैलेंस होता है। अगर आपको नहीं आता तो आप 11th स्टैंडर्ड दोबारा कर आइएगा और उसके बाद ये वाली क्लास अटेंड करिएगा। तो ये आपने डेबिट कर दिया और एक नए रिजर्व को क्रेडिट कर दिया। इससे हुआ ये कि आपने फ्रेश इशू तो नहीं मंगवाया, आपके पास बैंक में पैसे पड़े ही हुए थे, कोई दिक्कत नहीं थी, आपके पास फ्री रिजर्व पड़े हुए थे जो आप शेयर होल्डर को वैसे ही फ्री में दे सकते थे। आपने वो फ्री रिजर्व्स कम कर दिए कि भैया अब मैं इतने पैसे, जितने की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहे हैं, उतने इक्विवेलेंट पैसे मैं अब शेयर होल्डर को नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैंने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में डाल के, जिसे मैं शेयर कैपिटल बढ़ाने के लिए ही यूज़ कर सकता हूं। यानी फ्यूचर में मैं इस अकाउंट को डेबिट करूंगा और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करूंगा। तो कैपिटल मेरी अभी तो भले ही कम हो जाए, बट क्योंकि मैंने कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में पैसा डाला है, तो फ्यूचर में मैं उससे जब कैपिटल बढ़ाऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली उतनी हो जाएगी जितनी पहले थी। तो दैट मीन्स मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। और यदि आप फ्रेश इशू मंगवा रहे हैं और उसके बाद ये रिडेम्पशन कर रहे हैं, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा दे रहे हैं फ्रेश इशू मंगवाने के बाद, क्योंकि आपका लॉ कहता है 2 में से एक मेथड फॉलो करना पड़ेगा, लॉ कहता है,
तो उस केस में आप पहले बैंक अकाउंट में पैसा मंगवाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल का, जिसे आप प्रीमियम पर भी इशू कर सकते हैं, डिस्काउंट पर भी इशू कर सकते हैं। ये डिस्काउंट पर आजकल इशू नहीं होता है, तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में पैसा डाल देंगे जो प्रीमियम का होगा, बाकी इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल देंगे और ऐसे बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ठीक है जी, बस और कुछ है नहीं। हाँ, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आ रहा है फ्रेश इशू पे, इससे आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम नहीं कर सकते। इस बात को पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो फेस वैल्यू है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, उतना अमाउंट या तो सीआरआर से आप एडजस्ट करें, सीआरआर में डालें आप, या फिर उतने की आप इक्विटी शेयर कैपिटल को बढ़ाएं या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को बढ़ाएं, जो भी आप इशू कर रहे हैं। कैपिटल इंटैक्ट रहनी चाहिए, राइट। हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा आ रहा है तो आए, अलग से आए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका पूरा चैप्टर हो गया। कोई शक है तो मुझे बताओ, नहीं है तो मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ। आपकी बुक का ही क्वेश्चन कराता हूँ मैं, अपना वाला नहीं करा रहा, क्योंकि अपना वाला कराऊंगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैंने बहुत मुश्किल क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया है। और लास्ट बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, कई बार आपके पेपर में, कई बार आपके एग्ज़ाम्स में दिया होता है, ये लाइबिलिटी है, ये एसेट्स हैं। कई बार आपके एग्ज़ाम्स में दिया होता है कि यहाँ पर बैंक वैंक सब कुछ है, करेक्ट, या शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, और वहाँ पे लिखा जाता है कि आप जो हैं इन्वेस्टमेंट्स को बेच रही हैं, सेल कर रही हैं, कुछ फ्रेश इशू मंगा रही हैं, जबकि आपको ज़रूरत नहीं है। आपके पास फ्री रिजर्व्स में पैसा पड़ा है, उसके बाद भी आप फ्रेश इशू कर रहे हैं, उसके बाद भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेच रहे हैं। तो वो इसलिए दिया होता है क्वेश्चन में क्योंकि बैंक अकाउंट में पैसा नहीं होता। फ्री रिजर्व में तो है, लाइबिलिटी साइड में तो दिख रहा है फ्री रिजर्व्स हैं, बट वो एसेट में कहाँ पर लगे हुए हैं वो नहीं पता। बैंक में पैसा नहीं है भैया, इन्वेंट्री में होगा, डेटर्स में होगा, सेल कर दी होगी, या फिर आपके फिक्स्ड एसेट्स में होगा। बैंक में पैसा नहीं है, तो बैंक में पैसा नहीं है तो आप कैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रीपे करेंगे? तो एक चीज़ तो हो गई कि कैपिटल को इंटैक्ट रखना है, भले आप नए इशू से कैपिटल बढ़ाएं और फिर इसे कम करें, या फिर आप फ्री रिजर्व्स को कम कर एक कैपिटल रिडेम्पशन में डाल दें, जिससे फ्यूचर में कैपिटल बढ़ जाएगी। तो कैपिटल इंटैक्ट रखने का एक ऑब्जेक्टिव है, और बैंक में पैसा होना चाहिए ताकि रीपे कर पाएँ, वो दूसरा ऑब्जेक्टिव है। तो कई बार ऐसा होगा कि फ्री रिजर्व में पैसा है, बट क्योंकि बैंक में ही पैसा नहीं है तो आप रीपे कैसे करेंगे? तो उसको पूरा करने के लिए आप कई बार अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेचते हैं, कई बार आप फ्रेश इशू भी कुछ कर लेते हैं, एक्स्ट्रा कर लेते हैं, तो वो चीज़ें हो सकती है। तो दिमाग को खुला रखना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। कैपिटल इंटैक्ट रखना लॉ का ऑब्जेक्टिव है, बैंक में पैसा होकर पे करना दूसरा ऑब्जेक्टिव है। तो ये अगर आपको सब कुछ आ गया तो चैप्टर तो मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब मैं आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। चलिए, मुझे तो लगता है मैं शायद तेरे दिल की दवा हूँ, तुझको जो पाया तो डेबिट क्रेडिट आया। ठीक है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का कर दिया मैंने बंटाधार। बोले तो पूरा चैप्टर 56 पेजेस का कर दिया एक क्लास में समाप्त। दी एंड। ऐसी की तैसी, आली रे आली, आली रे आली, तेरी शामत आली बेटा। हाँ, आली रे आली, तेरी शामत आली। खत्म, तू खत्म। आइए क्वेश्चन आंसर्स करें। क्वेश्चन आंसर्स ओपन हो जा। ओपन हो गया, चलिए करते हैं। हिंदुजा कंपनी लिमिटेड, अपनी बुक खोल लेता हूँ भाई। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 1 कहती है हिंदुजा कंपनी एक कंपनी है जो एक प्राइवेट लिमिटेड नहीं बल्कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, क्योंकि इसके नाम में प्राइवेट नहीं लिखा है। इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? जब पढ़ो तो ढंग से पढ़ो ना यार, सारी चीज़ें क्लिक होनी चाहिए ना, कंपनी लॉ में है ना।
5000 8% प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये ईच, यानी कि 5000 प्रेफरेंस शेयर हैं जो रिडीमेबल हैं। सारे रिडीमेबल होते हैं, 20 साल से ज़्यादा वैसे ही नहीं रख सकते, मैंने आपको बता दिया एडिशनल इन्फॉर्मेशन। 100 रुपये एक शेयर की है फेस वैल्यू, फुल्ली पेड अप हैं। 8% डिविडेंड की रेट है, जब भी दिया जाएगा 8% पर दिया जाता होगा हर साल। डिक्लेयर किया जाएगा डिविडेंड तो दिया जाएगा, नहीं डिक्लेयर होगा तो नहीं दिया जाएगा। कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दिस प्रेफरेंस शेयर एट पार बाय द इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपये ईच पेड अप एट पार, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। यानी कि ये कह रहे हैं कि हम अपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो कम करेंगे, पर कॉरेस्पॉन्डिंगली हम इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ा देंगे, इक्विटी शेयर्स और इशू कर देंगे। जैसे बैंक में तो पैसा आएगा ही, वो एक अलग मुद्दा है, पर कैपिटल इंटैक्ट रहेगी, वो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। एंट्रियां पास करनी है। एंट्री देवता ओपन हो जा, जर्नल एंट्री पर्टिकुलर्स, यार लिखा ही नहीं जाता मुझसे, डेबिट क्रेडिट। एंट्री डायरेक्टली करता हूँ, पैसा मंगाते हैं बैंक अकाउंट में। कितना पैसा मंगाए, कितने से कैपिटल बढ़ाएं अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल की, प्रेफरेंस शेयर रिडीम होने के बाद भी फेस वैल्यू वाली कैपिटल इंटैक्ट रहे। 5000 मल्टीप्लाई बाय 100 विल गिव यू 5 लाख। तो 5 लाख रुपया जो है वो कैपिटल आपकी कम हो रही है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल चले जाएंगे, रिडीम हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि इक्विटी शेयर आप इशू करें 10 रुपये के, 10 रुपये का एक शेयर, तो अगर 5 लाख रुपए मंगवाने हैं तो कम से कम 50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल आपको इशू करनी पड़ेगी 10 रुपये ईच, तब आपके पास 5 लाख रुपए आएंगे। लिख लेना बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद कुछ नहीं करना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है 5 लाख रुपए की, उसको आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अकाउंट में डाल दो, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं उनको आप 5 लाख रुपए दे दो। तो ये हो गई आपकी एंट्रियाँ। तो ये जो है आपका हो गया रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कैपिटल इंटैक्ट रखने के लिए कैपिटल नहीं मंगाई, और उसके बाद इस 5 लाख रुपए को आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के नाम डाल दिया, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आपने एक्चुअली में बैंक अकाउंट से पैसा दे दिया। इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखेंगे। सी लिमिटेड हैड 10,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप नहीं होंगे तो पहले फुल्ली पेड अप बना देंगे और फिर रिडीम कर देंगे। कंपनी ने डिसाइड करा है कि इसको रिडीम करना चाहिए एट पार बाय इशूइंग सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ओके, आपके जो हैं करीब करीब आप 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ठीक है। 100 रुपये ईच की फेस वैल्यू वाले हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 10 लाख रुपए जो हैं उससे शेयर कैपिटल कम करने का सोचा है। ऑप्शन है 2, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से भी कर सकते हैं अगर इतना सारा प्रॉफिट में फ्री रिजर्व्स पड़े हैं तो। यहाँ पर उन्होंने दूसरा ऑप्शन अपना लिया। क्वेश्चन में गिवन है कि आप इक्विटी शेयर इशू करें, 10 रुपये ईच इनकी फेस वैल्यू है, 2 रुपये प्रीमियम पर इशू करें। ओके, बट मैंने आपको बताया है कि प्रीमियम के पैसे से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम नहीं होती है। आपको अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो जो शेयर कैपिटल है उसे इंटैक्ट रखना है, नॉट रिजर्व एंड सरप्लस। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कम्स इन रिजर्व एंड सरप्लस। आपको कैपिटल इंटैक्ट रखनी है। तो उसके लिए क्योंकि 10 लाख से कैपिटल कम होगी, तो 10 रुपये वाले फेस वैल्यू के जब इक्विटी शेयर आप देंगे तो करीब 1 लाख इक्विटी शेयर्स आपको 1 लाख इक्विटी शेयर्स आपको इशू करने पड़ेंगे, जिससे आपकी कैपिटल इंटैक्ट रहेगी। वो अलग बात है कि 1 लाख इक्विटी शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से 2 लाख रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम और आ जाएगा, तो वो अच्छी बात है, आ जाए तो कोई नुकसान नहीं है। जर्नल एंट्री पास करिएगा सर। बैंक में पैसा आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगी 1 लाख इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई बाय 10 रुपये ईच,
कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा क्योंकि 2 रुपये प्रीमियम पर करा है, तो इसका मतलब बैंक में 12 लाख रुपए आएंगे। बैंक एसेट होता है, बढ़ने पर डेबिट होता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप अपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम कर देंगे, और रिडीम करने का मतलब है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है उसे आप डेबिट करेंगे। तो क्रेडिट को डेबिट करेंगे तभी वो ख़त्म होएगा। 10 लाख रुपए इसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अकाउंट में डालेंगे। कैपिटल से आप इसे रियल अकाउंट में डालेंगे, यानी जो एक व्यक्ति है या व्यक्ति हैं जो लोग, उनको पैसा देना है। और फिर इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आप 10 लाख रुपए पे कर देंगे बैंक अकाउंट से। बैंक से पेमेंट होगी तो बैंक कम होएगा, एसेट कम होने पर क्रेडिट होता है। यह आपका आंसर हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 3, जी इंडिया लिमिटेड had 9,010% redeemable preference shares of 10 rupees each. Fully paid up, company decided to redeem these preference shares at par by issue of sufficient number of equity shares of rupees 9 each fully paid up. Okay. अब मैं यहीं से करा देता हूँ। सेम चीज़ बार बार कितनी बार कराऊंगा? 9,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 10 रुपये ईच हैं, तो टोटल 90,000 से आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो रही है। करेक्ट। कंपनी ने जो है रिडीम करने का सोचा है एट पार, यानी 90,000 के 90,000 ही वापस दिए जाएंगे। हालांकि आप 9 रुपये 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 रुपये पर शेयर के हिसाब से इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो करीब करीब 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। तो 10,000 इक्विटी शेयर्स आप इशू कर लीजिए, जिससे आपकी कैपिटल बढ़ेगी। फिर जो आपके 90,000 से बढ़ गई कैपिटल, आप चाहें तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को आप अब रिडीम कर सकते हैं, उसको डेबिट कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये पैसा देना है और फिर अल्टीमेटली आप उनको पैसा दे सकते हैं, यानी बैंक अकाउंट कम कर सकते हैं और इस अकाउंट को ख़त्म कर सकते हैं। तो ऐसे आप रीपेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद इलस्ट्रेशन 4 है, इसे भी कर लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी ने डिसाइड करा है कि वो मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ही इशू करें, और जो इक्विटी शेयर इशू करेंगे वो 9 रुपये पर शेयर के हिसाब से इशू करें, जिससे कि वो 5 लाख रुपए तक की अपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम कर पाएँ। मैक्सिमम जो डिविजिबल प्रॉफिट पड़े हुए हैं वो 3 लाख के पड़े हैं। 3 लाख रुपए के प्रॉफिट है, तो 5 लाख में से 3 लाख रुपए तो फ्री रिजर्व हैं, जिसको कम कर कर मैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में डाल सकता हूँ और ब्लॉक कर सकता हूँ बाद में कैपिटल बढ़ाने के लिए। बची 2 लाख कैपिटल। 2 लाख कैपिटल मुझे और बढ़ानी है। 3 लाख तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से बढ़ जाएगी बाद में, 2 लाख और बढ़ानी है, जिसके लिए मुझे 9 रुपये के हिसाब से इशू करने पड़ेंगे शेयर्स। 2 लाख रुपये से कैपिटल बढ़ानी है, 9 रुपये पर एक शेयर इशू करना है, तो मुझे कम से कम इतने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए भैया, जब भी यहाँ पर पॉइंट में आंसर आएगा तो राउंड ऑफ कर कर ऐसे मत कर देना 2 to 2। कैपिटल इंटैक्ट रखनी है, कैपिटल उतनी रखनी है, 1 रुपया कम नहीं होनी चाहिए, भले ही ज़्यादा हो जाए, ये ऑब्जेक्टिव है। तो इसीलिए जब भी आप राउंड ऑफ करें तो अपर राउंड ऑफ ही करें, यानी कि भैया 2 to 2 to 2 की जगह 2 to 2 to 3 शेयर्स इशू कर लें, कम से कम पैसे कम तो नहीं आएंगे। तो ये यहाँ पर आप फंडा याद रखना जी। अगर शेयर 50 के मल्टीपल में इशू हो सकते हैं, कई बार रिक्वायरमेंट होती है, मैंने भी देखा है। मैं जब आईपीओ में डालता हूँ पैसे या जाता हूँ ऑनलाइन, तो उसमें लिखा होता है 50-50 के मल्टीपल में, 100-100 के मल्टीपल में ही शेयर ले सकते हैं, 10-10 के मल्टीपल में ही ले सकते हैं। तो उस केस में ऐसे शेयर्स नहीं इशू हो पाएंगे, उसमें 50 के मल्टीपल पर होंगे। तो जो अपर 50 वाला आपका पड़ रहा है 22250 है ना, 22,223 की जगह 50-50 के मल्टीपल में ही शेयर इशू हो सकते हैं। तो थोड़े से ज़्यादा शेयर इशू कर लो, तो 22,250 शेयर इशू कर लो 50 के मल्टीपल में। पैसे ज़्यादा आने चाहिए, चलेगा, कम नहीं आने चाहिए। ठीक है सर, ये भी हो गया। और बताइए सर। और बाकी अगली क्लास में करा दूंगा, चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, इलस्ट्रेशन 5 और इलस्ट्रेशन 6 अभी करा देता हूँ। ये लो,
ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट गिवन है ABC लिमिटेड का 31 दिसंबर 2021 का। 40,000 इक्विटी शेयर हैं 10 रुपये के, तो टोटल हो गया 4 लाख। 1,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपये के, तो हो गया 1 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व पड़ा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में पड़ा है, जनरल रिजर्व पड़ा है, P&L में पड़ा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड करा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करना है बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। 1 लाख रुपये रिडीम कर रहे हो तो 1 लाख आप जनरल रिजर्व और P&L से जो फ्री रिजर्व्स हैं उससे, कैपिटल रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई रोल नहीं है। फ्री रिजर्व जो आप शेयर होल्डर को वैसे भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो डिविडेंड के लिए, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो क्योंकि कैपिटल कम कर रहे हो, इसलिए उतनी इक्विवेलेंट अमाउंट आप कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में डालोगे जिससे फ्यूचर में कैपिटल को बढ़ा दोगे। तो रिडीम करने का यहाँ पर फंडा क्या होता है, जब फ्रेश इशू करते हो तो पहले फ्रेश इशू करते हो उसके बाद रिडीम करते हो, बट जब आप कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से रिडीम कर रहे हैं, यानी कि आप अपनी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से बाद में बढ़ा लेंगे, पैसा आपके पास बहुत पड़ा ही है, तो उस केस में आप पहले रिडीम की एंट्री डाल देते हैं, यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को आप हटा देते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 1 लाख रुपए देने हैं, वो आप बैंक से पेमेंट कर देते हैं, और उसके बाद आप जो हैं अपने रिजर्व से, जनरल रिजर्व से 75,000 आ रहे हैं, 25,000 और रुपये P&L से निकाल कर टोटल 1 लाख कर दिए, फ्री रिजर्व्स को कम कर दिया और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व नया क्रिएट कर दिया, जिससे अभी नहीं तो बाद में कैपिटल ज़रूर बढ़ेगी। ठीक है ना सर। इलस्ट्रेशन भाई बाद में करेंगे। इलस्ट्रेशन 7, 8, 9 3 इलस्ट्रेशन है, बाद में करा दूंगा, कल करा दूंगा। बैक की एक्सरसाइज भी है, वो होमवर्क में दे दूंगा, और क्या करूं, करा दूंगा, कोई बात नहीं, करा देंगे। पीछे की एक्सरसाइज भी डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को करते हैं दी एंड। अगर लगे कि भैया मैंने कुछ ज़्यादा जल्दी पढ़ा दिया या ज़्यादा मुश्किल है तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए तो ये 12वीं का बच्चा भी कर सकता है सम, और 12th में होता भी है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हालांकि टीचर का समझाने के तरीके बहुत अलग होते हैं, मेरा जो है वो तरीका अलग है बस। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड बाय बाय।